मेरा पति काम की आड़ में 9 लड़कियां रखते थे। हर रात उन लड़कियों को बारी बारी बंद कमरे में लेकर जाते। जब कुछ घंटे बाद लड़कियां बाहर आती तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पूरे शरीर पर चोट के निशान होते। एक दिन मैंने छुपकर देखा तो मेरा पति उन लड़कियों के कपड़ों में मेरा नाम आरती है। अपने गरीब माँ बाप की मैं इकलौती संतान थी और मैं ही अपने माता पिता का सहारा थी। मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई क्योंकि मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा सके। इसका मुख्य कारण यही था कि अपनी बीमारी के चलते वह अपनी बीमारी का इलाज और हमारे घर के 2 टाइम का चूल्हा भी जला पाते थे, क्योंकि वह एक ऑटो रिक्शा चलाते हमारे घर का गुजारा करते थे। लेकिन कक्षा 8 कक्षा तक तो उन्होंने मुझे पढ़ा लिया था। उसके बाद जब पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा तो मेरी पढ़ाई ना करा सके। लेकिन इस सब के बीच मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी थी कि उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए थे वह तो शायद पढ़े लिखे में भी ना हो, क्योंकि मुझे सब छोटे बड़े का मान करना आता था और हमेशा ही एक सही रास्ते पर चलना, एक अच्छे इंसान बनने का मेरे अंदर जुनून था। आज तक मेरे माता पिता को मेरी वजह से कभी भी अपनी नज़र नहीं झुकानी पड़ती थी और मेरा यही दृढ़ निश्चय था कि आगे भी ना झुकानी पड़े। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी उम्र 20 साल के ऊपर हो चुकी थी। अब मेरे माँ पापा को मेरी शादी का फिक्र सताने लगा, क्योंकि मेरे पिताजी की बीमारी होने की वजह से उन्हें फिक्र लगी रहती थी कि उन्हें कुछ तो हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरे माँ पर आ जाएगी, और वह इन सब चीज़ों से अभी वाकिफ भी नहीं थी तो अकेले कैसे कर पाएगी। इसलिए मेरे पिताजी ने कहा कि अब आरती के लिए कोई अच्छा घराना देखकर उसकी शादी कर दें, ताकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। कल को अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम पर किसी की तरह का बोझ नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे हर समय उनका ख्याल रहता था। मुझे पता था कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं उनको उनके काम से हटाकर कुछ देर आराम करने को बोलती हूँ और उन्हें दवाई वगैरह देती हूँ और टाइम से खाना खिलाती हूँ। अगर मैं ससुराल चली गई तो पिताजी बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे, और वैसे भी मैं अपने माँ पापा से दूर रह भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने पिताजी से बोल दिया कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं तो बस उम्र भर आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन वह लोग मेरी जिद कहाँ चलने देते थे। एक दिन मेरे मामा जी हमारे घर पर आए। वह ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए पिताजी का हाल चाल पूछने के लिए आ गए। तभी पिताजी ने मेरे रिश्ते के बारे में उनसे बात छेड़ी तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक रिश्ता तो मेरी नज़र में है। दरअसल मेरे बेटे का एक दोस्त है जो काफ़ी बड़े घराने से है, ज़मीन जायदाद भी ज़्यादा है और लड़का कमाता भी बहुत ज़्यादा है। इकलौता लड़का है, इसलिए सबका लाडला और संस्कारी है, और वैसे भी हमारे घर तो उसका आना जाना रहता है, क्योंकि वह मेरे बेटे सचिन का दोस्त जो है। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं आरती बिटिया का रिश्ता उन लोगों के साथ बांट दूं। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि जिस प्रकार आप बोल रहे हो उस तरह से तो नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि वह लोग ठहरे ज़मीन जायदाद और महंगे घर वाले, और हम लोगों के पास तो आरती को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल जब भी मैं उसे जमा पूंजी भेजता हूँ तो वह मेरी बीमारी के इलाज में लग जाते हैं। मेरे पास देने के लिए दहेज कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की है। हाँ, लड़की संस्कारी है जो कभी भी किसी की चीज़ की कोई कमी नहीं आने देगी। तभी मेरे मामा जी हंसने लगे और कहा कि वह तो मैं उन लोगों से बात कर लूँगा, अगर उन्हें दहेज वगैरह की आपत्ति हुई तो हम लोग आरती का रिश्ता तय कर देंगे। तभी मामा जी ने चाय नाश्ता किया और चले गए। 2 दिन बाद फिर से मामा घर पर आए और कहने लगे कि उन लोगों ने दहेज लेने से मना कर दिया है। उन लोगों को सिर्फ एक लड़की चाहिए और कल हमारी आरती को देखने के लिए आ रहे हैं। माँ पिताजी खुश हो गए, क्योंकि उन लोगों का हमेशा से ही एक सपना था कि जो गरीबी मैंने इस परिवार में देखी है वह आगे कभी ना देखूं, और अब तो उनका यही ख्वाब भी पूरा हो चुका था। अब मेरे लिए इतना बड़ा और अमीर ससुराल ढूंढ कर वह लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वह बार बार मामा जी को धन्यवाद बोल रहे थे। खैर, दूसरे दिन लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए। लड़के का नाम संजीव था। उसने मेरे साथ काफ़ी बातचीत की और मुझे पसंद करके चला गया। अब माँ पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे, और मैं एक बार कमरे में बैठी थी तो वह लोग मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि बेटी, हम लोग बहुत खुश हैं और तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अमीर घराने के होकर भी वह दहेज की कोई मांग नहीं की।
इसीलिए उनके संस्कार साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम अपने ससुराल में कभी भी उन लोगों की कोई शिकायत का मौका मत देना। जैसे इस घर में हमेशा से ही खुशियाँ बिखेरती आई हो और हमेशा से ही हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है, वैसे ससुराल में भी करना। तभी मैं माँ पिताजी से गले लग कर के रोने लग गई और कहने लगी कि मुझे नहीं जाना। मेरे पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह तो दुनिया का दस्तूर है, एक ना एक दिन लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। और तू वैसे फिक्र मत कर, कौन सा दूर है, इसी शहर में तो तुम्हारा ससुराल है और इतने बड़े घराने से है। उनके तो मोटर गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा जब कभी मन करे तो किसी भी ड्राइवर को लेकर हम लोगों के घर मिलने आ जाना करना। अब मैं माँ पिताजी की इन बातों से सहमत हो गई और ऐसे ही दिन निकलते गए। खैर, अब मेरी शादी भी पक्की हो गई। 1 हफ्ते बाद ही हमारी शादी थी। मेरे ससुराल में कुछ आदमी आए और हमारे घर को सजाने लगे। तभी मेरे पिताजी ने पूछा कि आप लोग क्यों सजा रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि मालिक ने हम लोगों को भेजा है कि पूरे घर को सजाए और इस तरह की जिम्मेदारी का खर्चा उन्होंने उठा लिया है। तभी मेरे पिताजी ने मेरे ससुर को फ़ोन करते हुए कहा कि मैं कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बेटी की शादी में इतना तो खुद कर लूँगा, आप लोग बेवजह फिक्र मत कीजिए। तभी मेरे ससुर ने कहा कि वह हमारी बहू नहीं बेटी है। फिर स्पीकर पर होने की वजह से मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। अब मेरे मन को कुछ हल्का महसूस हुआ, क्योंकि जिस तरह मेरे ससुर बात कर रहे थे मुझे लग रहा था कि वह पिताजी के जैसे ही हैं। और जो मेरे मन में डर चल रहा था कि पता नहीं ससुर के लोग कैसे होंगे, मैं वहाँ पर कैसे मैनेज कर पाऊँगी और माँ पिताजी के वगैरह कैसे रह पाऊँगी। उन लोगों की यह अच्छी बातें मेरे मन को बहुत सुकून दे रही थी। अब मेरे चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी कि खैर, भगवान ने देर से ही सही लेकिन हम लोगों की झोली में खुशियाँ ही डाल दी थी। ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया और बड़ी ही धूमधाम से संजीव और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे ससुराल में सारी रस्म रिवाजों के साथ मुझे संजीव के साथ अपने कमरे में भेज दिया गया। हम लोगों ने अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने से पहले एक दूसरे के साथ बातें की। तभी संजीव के पास फ़ोन आया और वह कहने लगे कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हर लड़के का इस दिन के लिए इंतज़ार होता है और पहली रात को यूँ मुझे छोड़कर संजीव किस काम के लिए जा रहा है। इतना भी क्या ज़रूरी काम है कि वह मेरे साथ समय बिताने की वजह उस काम पर ध्यान दे रहे हैं। खैर, कुछ देर तक तो मैं अपने मन में ही सवाल कर खुद ही जवाब दिए जा रही थी। तभी मेरे मन को बहुत भारीपन भी महसूस हो रहा था कि पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन मेरे मन में आया कि इतने बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, तो हो सकता है कोई काम आ गया होगा। और वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के बीच इन छोटी मोटी बातों को लेकर कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर संजीव को किसी काम के सिलसिले में बाहर ही जाना पड़ता है तो मुझे ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हम लोगों के लिए ही कमा रहे हैं। और वैसे भी इतने सारे पैसे जो जोड़े गए हैं वह इतने बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, वह काम करने से ही चलते हैं। खैर, मैं वहीं पर पड़े पानी को पीकर मन में यही सब सोचने लगी कि बेवजह उनके ऊपर ऐसे गुस्सा हो रही हूँ, वह तो काम के सिलसिले में ही जा रहे हैं। खैर, यह सब सोचते सोचते पता नहीं मेरी आंख कब लग गई। सवेरे संजीव ने जब मुझे उठाया तो तभी मुझे पता चला कि मुझे आज उठने में देरी हो गई है। दरअसल शादी की भाग दौड़ में इतना थक गई हूँ कि मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी। तभी संजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे घबराओ मत, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। वैसे भी हम लोग सभी देरी से ही उठते हैं, लेकिन सब लोग उठे उससे पहले मैंने उन्हें उठा दिया। अब तैयार होकर नीचे चले जाना। नौकर नाश्ता बना रहे थे। तभी मैंने संजीव से कहा कि आज तो मेरा ही ससुराल में पहला दिन है, तो रसोई का काम तो मुझे ही करना चाहिए। तभी संजीव ने कहा कि हम लोग इन रस्म पर विश्वास नहीं करते हैं, बस हम लोगों ने तो शुरू से ही नौकरों से काम करवाते आए हैं। आज तक हमारा घर हर काम के लिए हमारा काम नौकर चाकर ही करते हैं, इसलिए कुछ भी किचन में काम के लिए मत जाना। बस कोई ज़रूरत हो तो सीधा नौकरों को बोल देना, वह तुम्हारे कमरे में ही हाजिर कर देंगे। खैर, मैं बिना कुछ बोले सीधा बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और तैयार होने के बाद जब नीचे जाकर देखा तो कोई भी उठा नहीं था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नौकरों की हेल्प कर देती हूँ। वैसे मैंने आज तक कभी भी बैठे बिठाए कुछ भी नहीं खाया है। सब कुछ हमारे घर में तो काम करने के बाद ही होता था, और जब भी कुछ खाने का मन होता था तो हम लोग खुद ही बनाकर खाते थे।
यूँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। तभी मैं किचन में गई तो सब नौकरों ने मेरे आगे नज़र झुका ली और मुझे नमस्कार करने लगे। मैंने उन लोगों के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि इतना आदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो मैं मालकिन हूँ और ना ही आप नौकर। आप इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। और बस तभी सब लोग कहने लगे कि मालकिन, आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन जो इस घर में हमेशा से ही होता आया है हम लोग वही कर रहे हैं। तभी उनमें से एक नौकर बोला कि हाँ, जब सवेरे उठकर मालिक लोग आते हैं तो हम लोगों को उनके सामने नमस्कार होना पड़ता है, इसलिए हम लोग आपके सामने भी हो गए। तभी मैं उसके सामने मुस्कुराई और खुद कुछ बनाने में लग गई। तभी उन लोगों ने मेरे हाथ से सामान ले लिया और कहा कि आप बाहर चले जाइए, अगर आपको किसी ने हमारे साथ करते हुए देख लिया तो हम लोगों की नौकरी पर बान आएगी। तभी मैंने उन लोगों पर दया कर ली, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही मिन्नतें कर रहे थे। मैं बाहर आकर नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। तभी मेरे सास ससुर उठकर आ गए। मैंने उन लोगों के पाँव छुए और वह भी नाश्ते के टेबल पर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद संजीव भी तैयार होकर नीचे आ गए। तभी मैंने ससुर संजीव से कहने लगे कि क्यों भाई, आज लेट हो गए काम पर जाने के लिए। तभी संजीव कहने लगे कि हाँ पापा, कल रात थोड़ी देर से आया था तो हो गया, वैसे भी अभी चला जाऊंगा। नाश्ता करके फिर इतने में नौकर लोग नाश्ता लेकर आ गए। हम लोगों ने नाश्ता किया और मैं अपने कमरे में चली गई। जब रात का समय हुआ सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन संजीव अभी तक नहीं आए। मैंने संजीव को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं सवेरे ही आ पाऊँगा, तुम खाना वगैरह खाकर सो जाना। अब तो मुझे और भी अजीब सा लगने लगा, लेकिन क्योंकि हमारी शादी को पूरे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैंने तो संजीव को ठीक तरह से देखा तक नहीं था। ऐसे भला कैसे हो सकता है कि कोई लड़का अपनी नई लवेली दुल्हन से इतना दूर रह सकता है। चाहे कितना भी ज़्यादा काम हो, लेकिन एक लड़का अपनी शादी की पहली रात तो अपनी बीवी के साथ ही बिताता है। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके उनकी मजबूरी को समझ लिया। लेकिन आज फिर से संजीव ने ऐसा बोल दिया, भला ऐसे भी क्या काम है। आज फिर से यही सब सोचते सोचते सो गई और सवेरे जब उठकर देखा तो संजीव नहा धोकर तैयार हो रहे थे और फ़ोन पर कुछ बातें कर रहे थे। मैंने भी तैयार हो गई और फिर मैंने संजीव से पूछा कि आपका ऐसा क्या कारोबार चलता है कि आपको रात को भी काम करना पड़ता है। मेरा ऐसा सवाल सुनकर संजीव एकदम से घबरा से गए। तभी वह अपनी जुबान को लड़खड़ाते हुए बोलने लगे कि बहुत से बिजनेस है हम लोगों के, तो अब एक एक करके कैसे तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो रहा हूं। तभी कई फुर्सत में बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूं। इतना बोलते ही संजीव हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर चले गए। मैं उन्हें पीछे के आवाज़ देती रह गई कि नाश्ता तो करके चले जाइए, लेकिन उन्होंने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वह मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वह बात कर रहे थे उसमें साफ नज़र आ रहा था कि वह कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सासू माँ से ही पूछूं। तभी नाश्ते के टाइम जब सास ससुर और मैं बैठी थी तो मैंने अपने सासू माँ से पूछा कि मेरी शादी को अब तो कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि आप लोग बिजनेस किस काम का करते हैं और संजीव भी रात भर काम में लगे रहते हैं। तभी मेरी सास कहने लगी कि बेटा यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी हो तो बताना। बैठे बैठाए तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बस ऐसा करो, तुम्हें इन सब से क्या मतलब। तभी मुझे उनकी भी बातें कुछ अटपटी सी लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सब ऐसे बातें क्यों बोल रहे हैं। खैर फिर मैंने सोचा कि मैं बेवजह इन लोगों के सवाल जवाब नहीं कर सकती, कहीं इन लोगों को बुरा लग गया तो माँ पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं माँ पिताजी से मिलकर आ जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं अपने सास ससुर के कमरे में गई और उनसे बोली कि मुझे अपने माँ पिताजी से मिलना है। तभी मेरी सास बोली कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बाहर इतनी सारी गाड़ी खड़ी है, जो मन करे वह गाड़ी लेकर चली जाओ और ड्राइवर भी बैठे हैं, बहुत से बैठे हैं, एक ड्राइवर को ले जाओ और लोगों से मिलकर आ जाओ। तभी मेरी सास ने कुछ पैसे मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि जाते हुए उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें भी लेकर जाना। तभी मैंने सासू माँ और मेरे ससुर जी के पैर छुए और अपने पीहर को ओर निकल पड़ी। वहाँ जाकर माँ पिताजी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और कुछ देर बाद बातें करने के बाद माँ ने पूछा कि आखिर जमाई राजा क्यों नहीं आए हैं।
तभी मैंने उनसे कहा कि पता नहीं, उन्होंने तो मेरे साथ भी टाइम नहीं बिताया है, वह तो बस दिन भर और रात काम में लगे रहते हैं। तभी पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, जो तुम्हें सुख सुविधा मेरे ससुराल में मिल रही है वह कम की वजह से ही मिल रही है। जब जमाई राजा इतनी मेहनत करते हैं तभी तुम लोग ऐसे बैठे बिठाए अपनी इतनी मौज में खा रहे हो। तभी मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और उन लोगों से मिलकर मैं वापस आ गई। जब मैं घर पर वापस आई तो नौकर से पता चला कि कल संजीव का जन्मदिन है। दरअसल मुझे तो पता नहीं था कि संजीव का जन्मदिन कब आता है। तभी मैंने कुछ नौकरों को बात करते हुए सुना कि कल तो बहुत ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि छोटे मालिक का जन्मदिन जो है। तभी मैंने एक नौकर से पूछा कि जन्मदिन किसका है। तभी उसने कहा कि छोटे मालिक यानी कि आपके पति का कल जन्मदिन है। मैंने सोचा कि आज रात को 12 बजे मैं संजीव की फैक्ट्री में जाकर ही उन्हें जन्मदिन की बधाई दे दूंगी और उनके साथ कुछ समय अकेले में गुजार लूँगी। तभी मैंने नौकरों से और इधर उधर से पता किया कि हम लोगों का कारोबार कहाँ पर है। तभी मुझे पता चला कि संजीव रात भर फैक्ट्री में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम जो चलता रहता है। तभी मैंने रात के 12 बजे से पहले ही केक वगैरह मंगवा लिया और रात को 12 बजे से पहले ही गाड़ी लेकर संजीव की फैक्ट्री की ओर चल पड़ी। लेकिन मैं तो छुपते छुपाते जा रही थी कि कहीं संजीव के भनक ना लग जाए कि मैं फैक्ट्री में आ रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। मैं जैसे ही फैक्ट्री के अंदर गई तो मुझे कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की थी? और यह फैक्ट्री तो लड़की के गेट बनाने की थी, तो इसमें लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने वहाँ पर जाकर एक कमरे में धीरे से जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ लड़की जो इतनी हसीन थी कि हर कोई उन्हें देखकर चकरा जाए। लंबे घने बाल और काली आंखें वाली इतनी सफ़ेद रंग की लड़कियाँ बिल्कुल ही छोटे कपड़ों के अंदर वहाँ घूम रही थी और उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस फैक्ट्री में इतनी रात को क्या कर रही हैं, लेकिन मुझे वहाँ संजीव कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रहा था कि एक तो फैक्ट्री में लड़कियाँ, ऊपर से उनके चिल्लाने की आवाज़, और संजीव का यूँ रात भर फैक्ट्री में रहना। मैं बिना कुछ बोले सीधा केक वापस लेकर आ गई और केक फ्रिज में रखते हुए कमरे में चली गई। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही थी कि ज़रूर कुछ तो है जो संजीव हम लोगों से छुपा रहे हैं। मुझे सारा माजरा जानना ही था, लेकिन मैं यूँ जाकर सीधा ही संजीव से यह बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि संजीव वैसे भी गुस्से वाले हैं और यूँ मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं इतने बड़े घराने से लड़के साथ यूँ सवाल जवाब कर लूँ। लेकिन मैं इतना जान चुकी थी कि उन लड़कियों के साथ ज़रूर कुछ गलत हो रहा है और इस सब चीज़ों का मुझे भनक तक भी नहीं लग रही थी। तभी दूसरे दिन संजीव का जन्मदिन मनाने के बाद संजीव काम का बोलकर जब घर से बाहर निकले तो मुझे पूरा शक हो गया था कि ज़रूर यह फैक्ट्री में जा रहे हैं। आज मुझे इनका पीछा करना चाहिए और सारा कुछ देखना चाहिए। आखिर में भी तो मैं इनकी जानूं कि ऐसा क्या काम करते हैं, और यूं उस फैक्ट्री का जो मुझे इस दिन का हाल देखा था उसके बाद तो पूरा सच मुझे जानना ही था। तभी मैंने अपना फ़ोन उठाया और उससे दूर के अंकल जो पुलिस में थे उनकी सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ है लगे तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तभी फैक्ट्री में कुछ दूरी पर वह लोग छुप कर बैठे गए और मैं संजीव का पीछा करते हुए फैक्ट्री के अंदर चली गई। वहां जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि संजीव उस 7 लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अपनी सिगरेट को जलाकर सिगरेट पीने के बाद उन लड़कियों के गालों पर से उस सिगरेटों की बुझा रहे हैं। तभी उनके बाल नोचते हैं, तो कभी उन्हें लातों से मार रहे हैं, तो कभी उन लोगों के कपड़ों को उतार कर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे तो जरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। कोई इंसान इतना जुल्मी कैसे हो सकता है और यूं इस कदर उसका दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं जिस लड़के के साथ शादी करके घर आई थी वह इतना जुल्मी है। इतना जुल्म तो आज तक शायद शैतान भी नहीं किया होगा। तभी मुझसे रहा नहीं किया और मैं झट से उस कमरे के अंदर चली गई। मुझे अचानक वहां देखकर संजीव के गुस्से का कुछ ठिकाना ना रहा। उनका चेहरा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने चिल्लाते हुए मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वह भी इतनी रात को। तभी मैंने कहा कि जो कुछ भी कर रहे हो वह क्या है। तभी संजीव से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने मुझे ऊपर हाथ उठा दिया
जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया तभी फैक्ट्री का दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आ गई। जो अचानक पुलिस को देखकर संजीव भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जोर से एक तमाचा दे मारा। उसके बाद पूरी सच्चाई उगलने को कहा। तभी संजीव ने कहा, अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, यही हम लोगों का बिजनेस है। यूँ लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर इस कदर फैक्ट्री में रखता हूँ और उनके साथ मन भर का जुल्म करता हूँ और मारपीट करता हूँ। जब एकदम से मेरा मन भर जाता है तो उन्हें विदेश में भेज देता हूँ और मोटी रकम कमा लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं और लड़की को यहाँ पर ले आता हूँ। इस कदर मेरा धंधा चलता रहता है। जो बातें संजीव बता रहे थे उन्हें सुनकर तो मेरे होश ही उड़े जा रहे थे। पता नहीं उन लड़कियों ने आज तक क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। मुझे तो उन लोगों की हालात देखकर इतनी दया आ रही थी कि मानो मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन जैसे तैसे उन लड़कियों के पास गई और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। तभी उनमें से एक लड़की अपनी आंखों को भरते हुए बोली कि दीदी, आपने जो आज हम लोगों के उपकार किया है वह तो शायद किसी ने भी ना किया होगा, ना ही कोई कर सकता है। हम आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते। तभी मैंने उनके हाथ पकड़े और कहा कि मुझसे जो कुछ भी हो पाया मैंने कर दिया। तभी संजीव को पुलिस लेकर जाने लगी तो मेरे सास ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई, क्योंकि वह लोग भी इस काम में मिले हुए थे। उसके बाद अब मैं पूरी हवेली की मालकिन बन चुकी थी। अपने माता पिता को भी मैं इस घर में ले आई और उन लड़कियों को कुछ हवाले की ज़मीन जायदाद बेचकर अच्छे बिजनेस शुरू करवा दिए। अब वह अपने काम में तरक्की हासिल कर रही थी और मैंने अपनी उम्र अपने पिताजी की सौंप दी और उनकी सेवा में लगी रही और जो भी धन कमाती थी वह गरीबों में बांट देती थी। अब मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि मैं माँ पिता की बेटी हूँ जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, और मैं यूं इन लड़कियों की जान बचाकर मैं खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। यह सब सोचते सोचते मुझे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धन्यवाद दोस्तों।